शुभ सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। जिस तरह से हम कोरोना की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे थे, ताजर बरादरी के रहनुमा और हुकूमती नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे। तो इस सूरत हाल में चूँकि ये जो सिचुएशन है, मुल्की मईशत बुरी तरीके से मुतासर हो रही है, और ना सिर्फ मुल्की मईशत बल्कि दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी मईशतें हैं उनको बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, कोलैप्स कर गई हैं। सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। हमने जैसे कि आपको बताया था कि अभी तक कोई स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही कारोबार के अंदर। बहरहाल स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाने की बातें हुई, दुनिया भर में उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में भी किसी हद तक स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ बढ़ा जा रहा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो हमारी इकॉनमी है वो इस वक्त कहाँ खड़ी है, और चूँकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी बंद है तो ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट्स हैं वो नहीं हो रही हैं। तो बिज़नेस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा परेशान है और तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि आखिर ये पेंडेमिक, ये सूरत हाल कब तक चलेगी। तो इसमें हमें ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो हुकूमत की तरफ से लिए जा सकते हैं। जैसे कि स्मॉल बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करने की बात हुई थी, लोन्स देने की बात हुई थी, उनको पैकेजेस अनाउंस किए गए कि वो दिए जाएंगे हुकूमत की जानिब से। लेकिन इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? और दूसरी बात जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि तमाम चीज़ों के चेंज होने के बाद हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, और जो इस इकॉनमी के क्रंच में सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है तबका वो डेली वेजर्स और लेबर हैं। तो उनके लिए क्या करने की ज़रूरत है, कैसे उनको सपोर्ट दी जा सकती है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ पैकेजेस बल्कि रोज़गार की सूरत में। तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ शकील रामी साहब मौजूद हैं जो कि माहिर मौशियात हैं। वेलकम टू द शो शकील रामी साहब। ये जो सूरत हाल है, बेरोज़गारी में शदीद इजाफा हुआ, इनकम्स जो है ना लोगों की कट कर दी गई, आधी कर दी गई, बहुत सारा क्रंच हमने देखा। तो ऐसी सिचुएशन में ख़ास तौर पर डेली वेजर्स के लिए, लेबर के लिए किस तरह के जो ना इकदाम करने की ज़रूरत है ताकि उनको सपोर्ट किया जा सके और कुछ बैलेंस क्रिएट किया जा सके? देखिए, जो अभी बेरोजगार का मसला है जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा ये बात समझानी पड़ेगी कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। तो इसलिए हम सिर्फ गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। आप देखें ना, जब ILO ने 2 दिन पहले एक असेसमेंट दी, कुछ दिन पहले एक असेसमेंट दी है, उसमें ने बताया कि दुनिया में 2 जो क्या कहते हैं वो हाईली एट रिस्क है, अगर आप जॉब का हो सकता है। जिस तरह ILO ने मजीद बताया है कि अभी पूरी दुनिया की जो लेबर फोर्स है उसमें से जो हाफ लेबर फोर्स है वो एट रिस्क है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ा है, जिसमें पाकिस्तान का नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है। और अब हो ये रहा है कि हर दिन अपने हालात के मुताबिक, अपने रिसोर्सेज के मुताबिक मसले को टैकल करने की कोशिश कर रहा है। पर जिस तरह हम अमेरिका की बात करें तो वो ऑलमोस्ट $6 का एक पैकेज लेके आया जिसमें उनको घर पे से भी सहूलियात दी जा रही है, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी की जा रही है, बिजनेस को पुश किया जा रहा है कि वो थोड़ा सा इसमें इन्वेस्ट करें। अब पाकिस्तान का जो मसला है कि इसमें हम बड़ी सिचुएशन में हैं। पहली बात तो ये है कि अब जो कि रिसेंटली जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है वो काफ़ी बड़ा हुआ है, और इनफॉर्मल सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर को भी हम इसमें ले लेते हैं कि उसमें जो उसके लेबर फोर्स होती है मोस्ट ऑफ द टाइम वो रजिस्टर्ड नहीं होती। स्पेशली जब हम जेंडर बेस पे इसको देखते हैं तो वुमेन की जो लेबर यानी कि लोग होते हैं वो उसमें रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। एक चीज उसमें अभी जो कॉटन का सीजन था जिसमें अभी आना होता है कि जब जो पिकिंग होती है तो उसमें ज्यादा खवातीन होती है मगर वो रजिस्टर्ड नहीं होती, रोज का जो नहीं माना जाता, वो सिर्फ गेस्ट वर्क चलता है। इसी तरह फिर आप देखते हैं जो कि छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, जो बड़े शहरों में जो घरों में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो खवातीन है या मर्द हैं, उनकी जॉब्स को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, उसका भी इम्पैक्ट का नहीं पता। इसके अलावा एक ड्राइवर कम्युनिटी है, इसके अलावा हमारे पास बार्बर शॉप्स है, तंदूर वाला, इतनी सारी चीजें अब हमें समझ नहीं आ रही पाकिस्तान को कि अब इनके साथ क्या किया जाए। एक तो गवर्नमेंट ये कर रही है कि इसको स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाया जाए, मगर स्मार्ट लॉकडाउन जो है कि सबसे बड़ा हमें खतरा पेश है वो ये है हमारी जो कि यानी ये सक्सेस सेक्टर हो गई या जो हमारी सप्लाई चेन है जिसमें भी बहुत सारे लोग यानी सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे फूड सप्लाई चेन है या दूसरी और चीज की, मतलब आप देखिए सप्लाई चेन है कि कभी ग्वाला आता है आपके घर तक दूध देके जाता है। अब ये सारी की सारी जो चीजें हैं कि ह्यूमन इंटरेक्शन में बहुत ज्यादा है। जब ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है इसका मतलब होता है कि आपका यानी कोविड-19 के इम्पैक्ट होने के चांसेस ज्यादा है। अगर एक बंदे को हो तो वो होता है दूसरे को स्प्रेड कर सके। अब ये सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो सरकार में कोशिश कर रही है कि डीप सी एंड डेवल के दरमियान चूज करना, अब दरमियान रास्ता निकालना है। अब इसीलिए गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा रिलैक्स किया है, पर इसमें देखिए गवर्नमेंट इस पर रिलैक्स देगी या सारा कुछ करने की कोशिश करेगी
اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ ہے. اب لوگوں کو اس میں یعنی کہ جو انسٹرکشنز ہیں گورنمنٹ کی وہ فالو کرنی پڑے گی. لیکن اب ہم دیکھیں ہیومن لائف جو ہے نا کہ وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کو بھوک سے بھی بچانا ہے, اس کو کووڈ سے بھی بچانا ہے. بالکل. اور یہ دیکھیں نا, یہ اسی لیے کیا گیا ہے, عوام کے لیے کیا گیا ہے. جو ریلیکسیشن دی گئی عوام کو سمجھنا ہوگا, بزنس کمیونٹی کو سمجھنا ہوگا کہ یہ ان کی بہتری کے لیے ہے. سو یہ ریلیکسیشن کس حد تک جو ہے نا وہ معیشت پر امپیکٹ رکھتی ہے. ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ اکانومسٹ ہیں, ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جو ایک تو لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کیا گیا, اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں, بزنس کمیونٹی کو ریلیف دیا جا رہا ہے, مارکیٹس اوپن کی گئی ہیں, اس کا امپیکٹ اور اوور آل جو سچویشن ہے اس میں بہتری ہوتی نظر آئے گی ہمیں اکانومی کے اندر ان فیصلوں سے؟ دیکھیں, یہ بڑا مشکل فیصلہ کسی بھی حکومت کے لیے ہے, اس لیے کہ ایک طرف زندگی جی بالکل اور ایک طرف روزگار یا معیشت, یہ دو میں سے فیصلہ کرنا ہے آپ نے. اگر زندگی بچاتے ہیں تو پھر معیشت پہ نقصان ہوگا, اور اگر معیشت کو بچانے کی اور روزگار کو بچانے کی کوشش کریں گے تو انسانی جانیں ضائع ہوں گی. تو یہ فیصلہ بڑا مشکل ہے کسی بھی لیڈر کے لیے کہ اور چونکہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ بڑا ہائیلی انڈسپلنڈ معاشرہ ہے. یہ جب بھی اگر حکومت انہی کے بھلائی کے لیے اگر کوئی بات کرے تو ہم بالکل اس کو الٹ کام کریں گے. یہ لگتا ہے کہ ہمارے فطرت میں یہ شامل ہو گیا ہے. بالکل کوئی آپ دیکھیں کہ جو جتنا ٹیلی ویژن دکھا رہا ہے مارکیٹ میں, ایسا لگتا ہے کہ کرونا نام کی چیز کبھی پاکستان میں آئی نہیں تھی. لوگوں نے ٹوٹلی ڈس ریگارڈ کر دیا اس کو, حالانکہ یہی جو کاروبار اور بزنس مین تھے انہوں نے اتنا پریشر ڈالا حکومت پہ کہ آپ مارکیٹ کھولے, ہم ٹوٹ گئے, برباد ہو گئے. تو پھر اور اگری بھی کیا کہ ہم اس کو انشور کریں گے کہ یہ جو ایس او پی آپ بنا رہے ہیں ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. لیکن جس ملک میں افیکٹو لٹریسی ریٹ 30-32% ہو, جہاں 2/3 لوگ افیکٹو الٹریٹ ہوں, وہاں پر یہ چیزیں چل نہیں سکتی ہیں. یہ پڑھے لکھے معاشرے میں تو ہو سکتا ہے, جو سویلائز معاشرہ ہے شاید وہاں ہو سکتا ہے, ہمارے یہاں بالکل نہیں ہے. اور اسی وجہ سے دیکھیں کہ آپ بہت تیزی سے یہ بڑھ بھی رہا ہے. پہلے تو یہ 200-250 یا 40-50 کے روز بڑھ رہے تھے, آج سے چند دنوں پہلے اب 2500-3000 پہ پہنچ گیا ہے. اور یہ جو امپیکٹ اب یہ دیکھ رہے ہیں ہم, یہ جو اوپن جو ہم نے کیا ہے ابھی کھول دیا ہے ہر چیز, اس کا امپیکٹ ہمیں عید کے بعد نظر آئے گا. پھر آپ دیکھیں گے یہ 3000, 4000, 5000 اور یہ بھی ہوگا نا. دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے, پھر وہیں آ کے کھڑے ہو جائیں گے. چلیں اب دوسری طرف ہم ایک اور بات کو ڈسکس کرتے ہیں, وہ یہ کہ جو تیل کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے, آپ دونوں سے میرا سوال ہے, ایک ایک کر کے آپ پلیز جواب دیجیے گا کہ عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی, پاکستان اس سے کس حد تک فائدہ اٹھا سکتا ہے اور کیا ابھی اٹھا رہا ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ تیل کی قیمتوں میں یہاں پر تو کمی کر دی گئی پاکستان کے اندر 30 روپے کی حد تک, اور لوگوں کو اس کا کچھ حد تک فائدہ بھی ہوا. اوور آل معیشت کے اوپر اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ شکیل احمد صاحب فرسٹ یو. دیکھیں, تیل کی قیمت پہ آنے سے پہلے میں ایک بات کوشش کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں یہ جو مسئلہ ہے یہ زندگی اور روزگار کا نہیں ہے, یہ زندگی اور زندگی کا ہے. 2013 میں ایس ڈی پی نے ایک رپورٹ بنائی تھی, اس کے مطابق 58.8% جو لوگ ہیں فوڈ انسیکیور ہیں. اس کا مطلب ہے ان کو ایک وقت کا کھانے کا اگر اور جھٹکا لگے گا تو ان کے کھانے کا مسئلہ ہو جائے گا. اب یہ روزگار اور زندگی کا مسئلہ ہے, یہ زندگی کا مسئلہ ہے. اس لیے ہمیں جو پلاننگ ہے یا ڈیزائن ہے بڑا کیئرفلی کرنا ہے. 58% کا آپ کی آدھی سے زیادہ آبادی کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اب اس کو ٹیک کر کرنا ہے کہ کیا یہ لاک ڈاؤن اگر ہم کر لیں گے تو کیا ان کی سروائیول ہوگی. یہ نہ ہو کہ ہم ایک طرف زندگی کا نام دیں, دوسرے روزگار دے کے ہم زندگی کے ساتھ ہی کھیل جائیں, تو چاہے وہ موت بھوک سے ہو یا اس بیماری سے وہ موت ہے. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے نا کہ کیا کہتے ہیں کہ حالات بڑے ڈیفیکلٹ ہیں, ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے. دوسری بات ہے جو آئل پرائسز کا. اب دیکھیں آئل پرائسز کا اگر ہمیں بینیفٹ ملتا ہوتا ہے شاید اگر ہماری اکنامک ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی. اکنامک ایکٹیویٹیز تو یعنی کہ آلموسٹ ہالٹ پہ چلی گئی ہیں یا بہت کم ہو گئی ہیں. اب اس کا یعنی اس طرح جو امپیکٹ ہمیں دیکھ رہے تھے وہ زیادہ ہمیں نظر آتا نہیں آئے گا. ایک چیز. دوسرا, اب دیکھیں اس کا جو امپیکٹ ہمیں تب نظر آتا ہے کہ عام لوگوں پہ اگر یہ کچھ ٹرانسفر کرنے کا میکانزم ہوتا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ٹرانسپورٹ سیکٹر, جب
पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो वो बढ़ा देते हैं किराए। क्या कभी हमने ये देखा है कि वो जब कम होती है कीमत तो किराए कम भी करते हैं? मैंने तो कभी नहीं देखा, वो वही स्टे कर जाते हैं। इसी तरह जो प्रोडक्शन कास्ट है, कंज्यूमर कमोडिटीज है, उसके साथ भी यही होता है। जो इंडस्ट्री होती है जब वो बढ़ती है कास्ट, वो कहते हैं जी कास्ट बढ़ गई तो हम बढ़ा दी कीमत, जब कम होती है तो उसको रिवर्स नहीं करते। सिर्फ हमें सबसे ज्यादा जो फ्लक्चुएशन नजर आती है उसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में नजर आती है। उसका जो इससे मिनिमम यानी तो रास्ता है मतलब सप्लाई चेन के थ्रू, पर वो उतना नहीं है। उसके शॉक भी होते हैं, उसकी प्रोडक्शन के सीजन के हिसाब से चल रहे होते हैं। तो इसलिए अभी यानी कि कहना कि इसका कोई बेनिफिट नजर आएगा, हाँ हमें थोड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से कुछ फायदा नजर आए कि हमारा इंपोर्ट बिल जो है कि वो कम हो जाए। और उसमें अगेन एक सवाल है, हमारा बहुत बड़ा जो हिस्सा है कि वो डेफर पेमेंट पे आ रहा है। अब डेफर पेमेंट का मतलब है उसकी पेमेंट हम बाद में करनी, तब क्या है यानी कि क्या हमें वो लीवरेज डेफर पेमेंट से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हमें देखना पड़ेगा। सही। सो डॉक्टर अशफाक हसन साहब, आपकी क्या राय है कि पाकिस्तान अभी तक कोई फ़ायदा उठा पा रहा है या नहीं उठा पा रहा, और क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, तेल की कीमतें तो कमी हुई हैं, पाकिस्तान में भी हुई हैं, तकरीबन 15 और 15-30 रुपए पर लीटर में कमी तो आई है। लेकिन इसका फ़ायदा उसी वक्त होगा ना कि जब मुल्क की मईशत खुलेगी और रवा दवा होंगी, गाड़ियाँ चलेंगी, बसें चलेंगी, मार्केट से मंडी से मार्केट में चीज़ें आएंगी, तो उसके असरात फिर ट्रांसपोर्ट की शक्ल में कम नज़र आएंगे। लेकिन अभी मार्केट पूरी तरीके से खुली भी नहीं है, अब शायद खुल गई होगी, तो इसके असरात तो आएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इससे यह है कि हमारे तेल का बिल बहुत जो है वो कम हो जाएगा, इससे हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे बड़े अच्छे इसके असरात होंगे। यही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था। दूसरी चीज़ ये है कि अफरात ज़र्ब में इसमें कमी होगी, इन्फ्लेशन में कमी होगी, और स्टेट बैंक जो है विल बी फोर्स्ड, लफ्ज में बड़ा स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल कर रहा हूँ, विल बी फोर्स्ड टू रिड्यूस डिस्काउंट रेट। उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान की मईशत को। तो ये तो फायदे हैं पाकिस्तान की मईशत के लिए, तो बहुत सारे फायदे होंगे। लेकिन ये भी अच्छा, एक और चीज़ है जी जी, ये भी हमें देखना होगा कि जो तेल पैदा करने वाले मुल्क हैं उनका क्या बनेगा। उनके तो ये मेन रिसोर्सेज हैं। अगर उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा तो उनके तमाम जो तरक्याती बजट हैं वो कम हो जाएंगे। तो वो हम जब उनके तरक्याती बजट कम होंगे या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्लो हो जाएगी तो वर्कर तो वो उन्होंने फारिग कर देना है, और इसीलिए हमारे बहुत सारे वर्कर जो है वहाँ से वापस भी आ रहे हैं। तो उसका हो सकता है कि आगे चल के हमारे रेमिटेंस में भी इसके नेगेटिव असरात पड़े। तेल की शक्ल में बैलेंस ऑफ पेमेंट पे तो ठीक है और इम्पोर्ट का बिल कम हो जाएगा, लेकिन हो सकता है, मैं श्योर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हो सकता है जो इकोनॉमिक्स को अगर मैं सामने रखूं कि रेमिटेंस में भी इसके नेगेटिव असरात पड़ सकते हैं आगे चलकर। डॉक्टर अशफाक हसन साहब, एक और चीज़ ये है कि हम आगे चलने की बात करें तो आगे नए माली साल की भी आमद है, बजट भी आना है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। IMF की अगर बात की जाए तो IMF ने बजट में 575 अरब रुपए के इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी है। अब क्या ऐसा बज़ाहिर मुमकिन नज़र आ रहा है इन हालात को देखते हुए कि क्या होगा, ये नए टैक्सेस लगाए जाएंगे, नहीं लगाए जाएंगे? अगर लगा दिए जाते हैं तो फिर आवाम के बारे में क्या जो है ना वो होगा, कैसे सर्वाइवल होगा? डॉक्टर अशफाक साहब जी, देखिए, मैं इस अदारे के से तकरीबन 11 साल डील किया है मैंने, बड़े हाईएस्ट लेवल से लेके और नीचे वर्किंग लेवल तक। इनके जो कैलकुलेशन वगैरह होते हैं ये बिल्कुल आप समझ लें कि ये कोई भी पाकिस्तान में एक बच्चा भी इस किस्म का कैलकुलेशन कर रहा होगा। ये अपने एक महीना आगे के फोरकास्ट नहीं कर सकते। बड़ी क्वालिटी गिर गई है इनके स्टाफ में। तो बात यह है कि वो स्टाफ मैटर नहीं करता है, इदारा मैटर करता है। हम जब चले गए IMF में, हम उनके रहम और करम पे हैं। जितनी वो हमें सांस लेने की इजाज़त देंगे उतना ही हम सांस ले सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि आपने अगला माली साल का टैक्स का टारगेट जो है वो 5100 अरब रखना है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए ये नहीं हो सकता है, फला गड़गड़ाएंगे उनके सामने कि हम ये 40 कर लेंगे, 4700 कर लेंगे, 48 कर लेंगे। अब ये कितना रहम खाते हैं हम पे, वो कहेंगे चलो 47 कर सकते हो, 47 कर लो। इसके पीछे कोई इकोनॉमिक्स नहीं होती है। अगर इसके पीछे इकोनॉमिक्स के उसूल को रखा जाए ना
तो ये 4200 बिलियन से ज्यादा का टारगेट रखना, ये बस मैं क्या कह सकता हूँ, तमाम अल्फाज भी जो है नेगेटिव अल्फाज भी अब खत्म होते चले जा रहे हैं। जिस तरीके, ये बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे उन्होंने पिछले साल कहा था 5,503 अरब बिलियन इकट्ठा कर लें, 45% ग्रोथ रेवेन्यू में, इकोनॉमी बैठी हुई थी और उसमें 45% ग्रोथ। भाई इसी इकोनॉमी से ही तो निकालना है टैक्स का रेवेन्यू। इकोनॉमी नहीं चलेगी, गाड़ी का इकोनॉमी का पहिया नहीं चलेगा तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? आसमान से कोई बारिश के जरिए तो नहीं बरसेगा रेवेन्यू। तो इसी तरीके से अभी जो हमारे ग्राउंड रियलिटीज हैं मईशत के, बड़े खराब हैं और आइंदा एक साल 1.5 साल इसी हालत में हम रहेंगे, सारी दुनिया की मईशत इसी हालत में रहेगी। तो यहाँ पर वो ट्रेडिशनल किस्म का IMF का प्रोग्राम ये नहीं चल सकता है। IMF का प्रोग्राम डिमांड डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम होता है, इसको कहते हैं ना डिमांड मैनेजमेंट। डिमांड को डिस्ट्रॉय करो, यहाँ डिमांड तो पहले डिस्ट्रॉय हो चुका है, सप्लाई भी डिस्टर्ब हो चुके हैं। हमें सप्लाई को ठीक करने की जरूरत है, हमें गाड़ी मईशत के पहिए को चलाने की जरूरत है। जब ये चलेगा तो ये फिर रोजगार भी निकलेंगे, तनख्वाहें लोगों को मिलेंगी, खर्च भी करेंगे, फिर डिमांड भी क्रिएट करेंगे और इसी तरीके से टैक्स का रेवेन्यू भी मिलेगा। तो ये बजट जो है ये ट्रेडिशनल से हट के बनाना पड़ेगा। इसको हम कहें कि ये कोरोना बजट है, यानी कि इस बजट के जो मेन फोकस होना चाहिए वो होगा कि किस तरह से हमने पाकिस्तान की मईशत को जो नेगेटिव असरात हैं कोरोना के, उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए। पहले मिनिमाइज और फिर उसको कैसे यहाँ से ऊपर निकाला जाए, रिकवरी की तरफ लेकर जाया जाए। तो ये IMF वाला ट्रेडिशनल बजट जिस तरह सकेगा। अब ये देखें ना, जिस तरह से आप बात करें हमारी आम हालात में, डॉक्टर अशफाक और शकील रामेद साहब, यही होता है कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है हुकूमत के लिए, नए टैक्सेस और आवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है। जैसे कि भी अशफाक साहब ने भी बात की, शकील रामेद साहब, कि ये जो बजट होगा ये कोरोना बजट होगा, इस पेंडेमिक में होगा, इकॉनमी की सिचुएशन सबके सामने है, तो इस वक्त हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, किन मेजर्स को फोकस करना होगा बजट बनाते हुए। हम देख रहे हैं कि FBR भी अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाया, IMF वाला फैक्टर भी है। सो आपकी नज़र में कैसे इस सूरत हाल में, इस पेंडेमिक में और इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए इस बजट को डिजाइन करना पड़ेगा? देखिए, अभी हमें अपने फंडामेंटल्स पे काम करना पड़ेगा। अभी तो ये हम यानी अभी जो बात कर रहे हैं कि ये तो हम क्या कहते हैं कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं कि ये अब कैसे करेंगे, ये सिचुएशन चलती रहती है हमारे साथ। IMF को जब हम देखते हैं तो हम उसको समझते हैं शायद हमारा वो सपोर्टर है, नहीं। IMF एक बिजनेसमैन है, बिजनेस बैंक है, जिसको अपने पैसे से गर्ज है कि उसका पैसा कैसे वापस आएगा। उसके लिए वो आपका बाजू एक मरोड़े या दोनों मरोड़े, उसके लिए ये कोई डिफरेंस नहीं होता है कि जो कैसे करे। अब देखें इस पेंडेमिक में वो जो उन्होंने हमें दिया है वो उनसे कर्ज दिया है, ना कि असिस्टेंस दी है। ये बड़ा फंडामेंटली हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। वो कहते हैं नहीं हम पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये सारा हमें कर्ज दे रहे हैं मोस्टली। अब कर्ज जो होता है वो सपोर्ट क्या है कि वो तो आप एक हमारे कर्ज में मजीद इजाफा कर रहे हैं। बात जो है समझने वाली, हमें अपने इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को ठीक करना है। देखिए, कायदे आज़म ने जब 1948 में जब स्टेट बैंक का वो इफ्तिताह कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि जो वेस्टर्न मॉडल है इकोनॉमी का, ये डिस्ट्रक्शन की बुनियाद रखता है, ये इनइक्वालिटीज को बढ़ाता है। तो हमें अपना जो सिस्टम है कि वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक बनाना है। अब ये फाउंडर यानी कि हमारे बानी पाकिस्तान के जो अल्फाज हैं, अब वो स्टेट बैंक की उनकी स्पीच उठा के देख लें। वैसे तो हम उनके अल्फाज को हर जगह ये कोट करते हैं, हमें कायदे आज़म का पाकिस्तान चाहिए, कायदे आज़म का पाकिस्तान चाहिए। जो फंडामेंटल क्वेश्चन है वो हम इग्नोर कर देते हैं कि जो उन्होंने हमें गाइडेंस दी थी इकोनॉमी पे। क्योंकि इकोनॉमी का जो काम होता है कि बेस्ट इकोनॉमी वो होती है कि जिसमें लोगों को बाइज्जत रोजगार मिले, बाइज्जत जिंदगी मिले। अब जो हम जितना मर्जी घूमते घुमाते रहते हैं ये वेस्टर्न सिस्टम में, आप देखें हाईली डेवलप्ड कंट्रीज में भी अब वो क्या कहते हैं कि US, हम उसको हाईली डेवलप्ड कंट्री कहते हैं ना, वहाँ इनइक्वालिटीज का क्या लेवल है। 40 मिलियन जो लोग हैं वो यानी कि पॉवर्टी लाइन पे आ चुके हैं। अब इसी तरह आप दोस्त यूरोप में चले जाएं, यूरोप में राइट विंग जो है नेशनलिस्ट की मूवमेंट क्यों खड़ी हुई है कि वहां पर बहुत ज्यादा इनक्वालिटी हो रही है। और बहुत सारे ममालिक डेवलप्ड कंट्रीज में आपको मिसाल दे रहा हूँ कि वहां पर बहुत ज्यादा इनक्वालिटी हो रही है इस सिस्टम की वजह से। हमें इस सिस्टम को देखना पड़ेगा। देखिए, शॉर्ट टर्म में तो हम बजट पे बात कर सकते हैं कि ये हो गया वो हो गया, और दूसरी जो बात है बीइंग मुस्लिम, मेरा तो ये बड़ा स्ट्रांग बिलीव है कि जब कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया कि सूद लेगा, देगा, करेगा, उसे मेरे और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुली जंग है। अब इस चीज को नजर रखें, अल्लाह ने शिरक पे भी जंग का नहीं कहा, सिर्फ सूद पे कहा है। इसका मतलब है कि ये ह्यूमैनिटी के लिए कितनी डेंजरस चीज है।
اب ہمیں جو سسٹم ہے فنڈامنٹلی جو سسٹم ہے اکانومی اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز ہم ابھی ہم کیا کریں؟ ہمارے کیا آپشن ہے کہ مزید قرض لائیں، ہم وہی لیں گے، وہی سود پہ دیں گے، وہی پے کرتے رہیں گے، وہی سائیکل چلتا رہے گا. جب تک کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ اس پرابلم کی جڑ کو ختم نہیں کرتے، یا جس طرح ایک مثال دیتے ہیں کہ کنویں میں سے جب تک کتا نہیں نکالتے پانی جتنا مرضی نکالتے رہیں، پانی وہ اسی کا ویسا رہے گا. آپ کو کتا نکالنا پڑتا ہے. بات وہی ہے نا کہ ہمارے یہاں کور ایشوز کے اوپر جو ہے نا وہ اس طریقے سے کام نہیں ہوا، اور اب جب کوئی سچویشن آ جاتی ہے تو پھر ہم بہت بری طریقے سے اس میں انوالو ہو جاتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں کہ آگے اسکیپ کیا ہے، آگے راستہ کیا ہے. چلیں تو پاکستان کی اکانومی کی بات ہوئی نا، ذرا عالمی معیشت کی بھی بات کرتے ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ دونوں اس پر کامنٹ کریں، وقت بھی اب تھوڑا رہ گیا ہے. ہم اگر اس سچویشن میں بات کرتے ہیں جو ورلڈ اکانومی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا اور امریکہ وہ آپس میں معاشی جنگ لڑ رہے ہیں. تو اس صورتحال میں اس جو تجارتی جنگ ہے اس میں دنیا بھر میں ایک تو کس طرح سے ابھی چینجز آئے ہیں آفٹر کورونا، اور پھر دوسری بات یہ کہ پاکستان اس سے کس حد تک متاثر ہو سکتا ہے، یا پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، کیونکہ چین کے ساتھ پاکستان کا ایک اچھا الائنس ہے. ڈاکٹر اشفاق صاحب. جی بالکل، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان میں ایک تجارتی جنگ جو شروع ہوئی تھی اب فل فلیج معاشی جنگ میں آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اس طرف. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ غالباً 2020 نومبر میں جو الیکشن ہے امریکہ میں، یہ اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اتنے زیادہ جو تیزی آ رہی ہے جنگ میں، ابھی تک لفظوں کے حال اس میں ہے، یہ الیکشن اسٹنٹ بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ مودی صاحب کو یہ بھی بھارت نے بھی یہ پتا تھا کہ ان کی پرفارمنس بہت خراب ہوئی ہے، اور جنرل الیکشن سے پہلے جو ابھی جنرل الیکشن ہوا تھا ان کا، اس سے پہلے کئی اسٹیٹ پہ وہ الیکشن ہار چکے تھے. تو ایک نروسنس تھی ان کے یہاں پر بھی کہ یہ ہم جیت نہیں سکیں گے یہ الیکشن. تو انہوں نے کیا کیا کہ پاکستان فوکس کر لیا، اور ایک دم وہ اینٹی پاکستان، اینٹی مسلمان وہ کریٹ کیا ہسٹیریا پورے ہندوستان میں، اور وہ الیکشن جیت گئے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ امریکہ کے موجودہ صدر بھی کچھ اسی راہ پہ چل رہے ہیں. انہیں بھی پتا ہے کہ میں نے اس پینڈیمک کو ٹھیک طریقے سے شاید ہینڈل نہیں کیا ہے یو ایس میں، تو اب الیکشن بھی قریب ہے، تو اب میری پرفارمنس اگر دیکھی جائے گی تو بہت خراب ہوگا اور میں شاید الیکشن ہار جاؤں. تو انہوں نے بھی ایک پکڑ لیا انڈیا کی طرح کہ پاکستان کو پکڑا تھا، انہوں نے چائنا کو پکڑ لیا ہے. اب وہ چائنا بیشنگ چلتا رہے گا، لیکن فرق یہ ہے کہ جو ذرا امریکن قوم ہے وہ تھوڑے پڑھے لکھی قوم ہے، وہ سمجھ بھی رہی ہے کہ یہ کدھر ہمیں لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو یہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ایک الیکشن کا اسٹنٹ تو ہو سکتا ہے. دیکھیں دونوں بھی بڑی مضبوط معیشت ہے. ایک میں کہوں گا کہ رائزنگ معیشت ہے، اور ایک جو ہے اسٹیگننٹ ٹو ڈکلائننگ کے اس میں ہے. آج جو امریکہ کی کیفیت ہے دنیا کی معیشت میں، وہ آج سے 40-50 سال پہلے وہ ایک سپریم پاور تھا. 1945 میں امریکہ کی جو جی ڈی پی تھی وہ دنیا کے 45% تھی، اس لیے وہ سب سے بڑی اکانومی تھی، بڑی ڈومیننٹ اکانومی تھی، اور ڈالر ان کا انٹرنیشنل ریزرو کرنسی بن گیا تھا. اب یہ چیزیں ان کے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہیں. چائنا بڑی تیزی سے جا رہا ہے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ 2030 تک چائنا کی جی ڈی پی امریکہ کی جی ڈی پی کو سرپاس کر لے گی. تو اگر چائنا کی جی ڈی پی بڑھ جاتی ہے تو پھر چائنا کی کرنسی کا کیا رول ہوگا؟ تو یہ چیزیں وہ ہیں جو عالمی معیشت میں چائنا اور اس کو یو ایس کو ایک دوسرے کے سامنے کر دیا ہے. یہ بالکل ایسے ہی کہ کسی محلے میں ایک بڑا دادا تھا پہلے، اب ایک دوسرا دادا پیدا ہو رہا ہے، تو پہلا والا جو ہے جو انکمبنٹ دادا وہ اس کو روکنے کی کوشش ہر صورت میں اس کے راستے میں روڑے تو ضرور اٹکائے گا تاکہ اس کو ڈیلے کیا جائے. اب دیکھ رہے ہیں جس حساب سے ڈاکٹر اشفاق صاحب چیزیں چینج ہو رہی ہیں، اور کورونا کے بعد تو کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی دنیا ہوگی، جو اکانومیز کی سچویشن ہے وہ ایک بالکل ڈفرینٹ ہو جائے گی اور ہو رہی ہے. تو اب دیکھیں گے کہ آگے جا کے سچویشن اور کس طریقے سے بہتر ہو سکتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. شکیل رامر صاحب آپ نے وقت دیا، آپ دونوں کا بہت شکریہ. بریک کی طرف بڑھتے ہیں، بریک کے بعد اگلے سیگمنٹ میں حاضر ہوں گے. صبح سویرے پاکستان.